पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और बस 2 वक्त की रोटी के लिए मर जाते हैं कई लोग। कतार बड़ी लंबी थी कि सुबह से रात हो गई, ये 2 वक्त की रोटी फिर मेरा अधूरा ख्वाब हो गई। क्या आप जानते हैं, हर साल भूख और भूख से जुड़ी समस्याओं से पूरी दुनिया में लगभग 9 मिलियन मीन्स 90 लाख लोग मर जाते हैं। और यह आंकड़ा एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और शायद कोरोना से मिलकर मरने वाले लोगों से भी ज्यादा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भूखमरी की। मेरा नाम है सुभान मंसूरी और आप देख रहे हैं दिस वीक। पार्ट 1 भाग 1। व्हाट इज हंगर? क्या होती है भूख? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी उम्र, किसी भी लिंग या किसी भी डिलडॉल के व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में खाने से ऊर्जा न मिल पाए तो उसे भूख और उस व्यक्ति को भूखा कहा जाएगा। वैसे तो भूखमरी बड़ी ही जटिल समस्या है। सिर्फ खाना नहीं मिल पाना इसे भूखमरी नहीं कहा जाएगा। भूख से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए हमें GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स और उसके कैलकुलेशन में आई बहुत सारी व्याख्याओं को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं कैसे और कौन नापता है भूखमरी को। हाउ एंड हु कैलकुलेट हंगर। भूखमरी नापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम करती है, IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस संस्था ने एक मेथड यानी टूल डेवलप किया है जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है। यह संस्था हर साल अक्टूबर के महीने में एक पेपर पब्लिश करती है जिसमें उस साल के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के GHI स्कोर होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर तय करने के लिए पूरी दुनिया से 4 इंडिकेटर के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये रहे वह 4 इंडिकेटर यानी मानक। पहला, अंडर नरिशमेंट मीन्स पॉपुलेशन का वह परसेंटेज जिसे पर्याप्त मात्रा में खाना न मिल पाए उसे अंडर नरिश्ड कहा जाता है। सेकंड, चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स पॉपुलेशन का वह परसेंटेज जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का है और जिनका शारीरिक वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में नहीं है। आमतौर पे ये बच्चे अंडर न्यूट्रिशन कैटेगरी में आते हैं। फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है चाइल्ड स्टंटिंग के लिए मीन्स पॉपुलेशन का वह परसेंटेज जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का है और जिनकी शारीरिक लंबाई उनके उम्र के अनुरूप नहीं है। आमतौर पर यह क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। फिर चौथे मानक के लिए मतलब डेटा कलेक्ट किया जाता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी के लिए मीन्स पॉपुलेशन का वह परसेंटेज जो अपने उम्र के 5 साल भी पूरे न कर पाए। डेटा की यह कैटेगरी उस क्षेत्र में बहुत ही कम खाना और असुरक्षित वातावरण को दर्शाती है। इस सभी डेटा को नंबर के अनुपात में एक खास फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है और आने वाले रिजल्टिंग नंबर को उस कंट्री या रीजन का ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI कहा जाता है। GHI का रिजल्टिंग नंबर 0 से लेकर 100 तक नापा जाता है। 0 रिजल्ट का मतलब है उस देश की स्थिति बहुत ही अच्छी है, वहाँ कोई भी अंडर नरिश्ड और भूखा नहीं है, ना तो कोई बच्चा 5th बर्थडे के पहले मरा हो और साथ में उन बच्चों के वजन और ऊंचाई का अनुपात सही है। 100 मीन्स 100 रिजल्ट का मतलब है कि उस देश की स्थिति बहुत खराब है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा, बच्चे जो 5 साल से कम है वह कमजोर है, उनका वजन और ऊंचाई का अनुपात सही नहीं है, या तो फिर बच्चे 5th बर्थडे तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं। 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें
तो 117 देशों की सूची में भारत 102वें स्थान पर है और हमारा GHI का नंबर है 30.3 और ये बड़ा ही चिंताजनक है। स्केल की बात करें तो यह आंकड़े सीरियस स्थिति दर्शाते हैं। वैसे तो आने वाले हर साल में हमने कुछ सुधार दर्ज किए हैं, पर यह काफी नहीं है। दूसरे देशों में सबसे खराब हालात में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो 117वें पायदान पर है, जिसका GHI इंडिकेटर है 53.6 और 5 से कम GHI इंडिकेटर के साथ सबसे अच्छी स्थिति में 17 से ज्यादा देश है, जैसे कि बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिली, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लाटविया, लिथुआनिया, मॉन्टेग्रो, रोमानिया, स्लोवेक रिपब्लिक, टर्की, यूक्रेन एंड उरुग्वे। ध्यान रहे, इस लिस्ट में सभी देश नहीं है, क्योंकि उनमें चल रही कुछ विपरीत परिस्थितियों की वजह से उनके डेटा कलेक्शन मुश्किल है। चलिए अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मकसद को समझ लेते हैं, मतलब पॉलिसी रिकमेंडेशन। GHI के पब्लिकेशन के बाद दुनिया भर की सरकारों से क्या अपेक्षाएं हैं? 1. सरकारों और सामाजिक संस्थाओं को दुनिया भर के गरीब देशों में इन्वेस्ट करनी चाहिए, खास तौर पे किसानी और लघु उद्योगों में, ताकि किसानों को खेती किसानी के साथ साथ अन्य उद्योगों में भी सक्षम बनाया जा सके। 2. सरकारों को जलवायु और मौसम आधारित नीति निर्माण में आम जनता को शामिल करना होगा और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। खास तौर पे महिलाओं को नीति निर्माण में शामिल करें, ताकि उनके पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल हो सके। नई तकनीक और मौसम संबंधी सूचनाओं को प्रभावी लोगों तक पहुंचाना होगा। 3. सरकारों को आपदा प्रबंधन में निवेश बढ़ाना होगा, खास तौर पे कमजोर क्षेत्रों में मौसम से जुड़ी आपदाओं का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए पूर्वानुमान की सूचनाएं उन तक समय रहते पहुंचाई जाए, इसकी व्यवस्था करनी होगी। नैसर्गिक आपदा से जूझ रहे क्षेत्र में खाद्य संकट ना उभरे, इसके लिए विशेष धनराशि उपलब्ध करानी होगी, मतलब आपत्ति की जवाबदेही सरकार की हो। 4. मौसम में बदलाव और प्राकृतिक आपदाएं उस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जोखिम होती है, इसीलिए पानी और जमीन जैसे नाजुक संसाधनों के इस्तेमाल के संघर्ष से बचने के लिए सरकारों को खास ध्यान देना होगा। 5. दुनिया में सभी को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। अमीर देशों में अनाज के उत्पादन और खपत पर नजर रखी जाए, ताकि अनाज की हानि ना हो, और सरकारों को इसके लिए विशेष प्रणाली और नियमों का निर्माण करना होगा। 6. प्राकृतिक आपदाओं से गरीब तबके को बहुत नुकसान होता है, उसे कम करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में निवेश बढ़ाए। 7. जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तो जाहिर है कि आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के पानी और जमीन के अधिकार, उनके नदियों में मछलियों के अधिकार और उनके जंगलों के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में ये भी एक जरूरी कदम है। 8. विश्व स्तर पे कृषि विषयक व्यापार करने वाले संस्थाओं और कंपनीज आदिवासी और मूल निवासियों के किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, चाहे वह उनकी जमीन हो या फिर उनका अनाज। इसके लिए सरकारों द्वारा खास नियम बनाए जाए और उनका पालन किया जाए। 9. खास तौर पे अमीर देशों को पेरिस समझौते में सुझाए गए उपाय तत्काल लागू करने होंगे, जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना,
और प्रदूषण कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। 10. दुनिया भर के देशों को क्लाइमेट पॉलिसी और फूड पॉलिसी को साथ में रखकर बायोटेक्नोलॉजी का विकास करना होगा ताकि उस क्षेत्र में नए किस्म के रोजगार पैदा किए जा सके। 11. सरकारों को सबसे कमजोर क्षेत्रों में धन के माध्यम से पर्यावरण के देखभाल की नीतियों को बढ़ावा देना होगा। 12. अविकसित राष्ट्रों में भी पर्यावरण विकास के संसाधन कम ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस मेहनत को समर्थन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। अगले भाग में भुखमरी से निपटने के लिए भारत के द्वारा किए गए उपायों की बात करेंगे, भारत की राशन प्रणाली, उसका प्रारूप और साथ में भूख से जुड़ी कुछ बीमारियों की भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए दिस वीक के साथ। धन्यवाद।